हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद कर रहा हूं कि एकदम बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो चैप्टर नंबर 6 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का आज हम लोग फाइनल शॉट करने जा रहे हैं, जिसमें कि एंटायर कॉन्सेप्ट्स को हम लोग मिनिमम पॉसिबल टाइम में रिवाइज करेंगे, प्लस एनसीईआरटी से सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, है ना, सो दैट आपका जो फाइनल एग्जाम है राइट उसके अंदर आप 90 प्लस स्कोर कर सकें वेरी इजीली। जो हमारी ये प्लेज चल रही है 14 दिन के अंदर 14 चैप्टर्स, उसमें आज ये छठा चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं। तो विदाउट टेकिंग मच टाइम आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों माइंड मैप देखेंगे। तो देखिए इसके अंदर बेसिकली 4 एक्सरसाइज है, लेकिन काम की 3 एक्सरसाइज है। ठीक है, जो दूसरी एक्सरसाइज है उसके अंदर हम लोग कुछ नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ते हैं। ठीक है, आइए जरा देखते हैं क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेसिकली हम इसके अंदर। ठीक है, भाई साहब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें कि हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ये 2 चीज़ें पढ़ते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हैं और यूज़फुल हैं जब हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में इस पर्टिकुलर जो फंडामेंटल प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। ठीक है, पहली एक्सरसाइज के तो सभी क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं। इवन हम लोग आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से काफ़ी हद तक अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर हम लोग पढ़ेंगे मेनली परम्यूटेशंस और उसकी थ्योरम्स पढ़ेंगे। ठीक है ना, डिफरेंट थ्योरम्स हैं कि आर ऑब्जेक्ट्स टेकन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स, रिपीटेशन अलाउड और नॉट अलाउड वाले केसेस, फिर परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स जिसमें कि P1 आर अलाइक P2 आर अलाइक, है ना, ये वाला केसेस पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जो फाइनल एक्सरसाइज है उसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, कि भैया कैसे n चीज़ों में से r चीज़ें हम लोग कितने नंबर ऑफ वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एंटायरली हमारा क्या है सर, ये एंटायरली सर हमारा माइंड मैप है। ठीक है, तो 1 बाई 1 एक एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, उससे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, और यही सिलसिला हमारा चलता रहेगा टिल दी एंड। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं क्या है ये, है ना। भैया कहता है कि मान के चलिए दुनिया में कोई 2 काम है A और B। ठीक है, कोई 2 काम है दुनिया में A और B। ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि A काम M तरीकों से हो सकता है और B काम N तरीकों से हो सकता है। A काम को करने के कितने तरीके हैं, टोटल M वेज हैं, M तरीके हैं, और B काम को करने के टोटल N तरीके हैं। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मुझे एक साथ करना हो, A काम को और B काम को एक साथ करना हो, तो मैं टोटल कितने डिफरेंट तरीके से कर सकता हूं। तो उसके लिए एक प्रॉपर बेसिक थ्योरम है, वो कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज टू डू A एंड B टुगेदर इज M इंटू N वेज, है ना। इसको हम एक बहुत ही प्यारे से छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। मान के चलिए मेरे पास 4 पैंट हैं और 5 शर्ट हैं बच्चों। ठीक है, 4 पैंट हैं और 5 शर्ट हैं। ये 4 पैंटें सब अलग अलग से, मतलब अलग अलग मतलब कि भाई 4 पैंटें अलग अलग कलर की मान लीजिए, ये जो 5 शर्टें हैं वो भी अलग अलग कलर्स की मान लीजिए। तो मैं इनको बदल बदल के कितने तरीकों से पहन सकता हूं, अगर मैं ज़्यादा लड़कियों का मैचिंग वाला दिमाग ना लगाऊं कि भाई मैं पीले के साथ नीला ही पहनूंगा और लाल के साथ काला ही पहनूंगा, ये वाला दिमाग ना लगाऊं। अगर मैं रैंडमली कोई भी पैंट कोई भी शर्ट पहनता हूं तो मैं डिफरेंट कितने तरीके से दिख सकता हूं, राइट है क्या। तो भैया 4 पैंट और 5 शर्ट को, है ना, एक साथ पहनने के कितने टोटल तरीके हो सकते हैं। भाई एक साथ तो आप 4 पैंट नहीं पहन सकते, एक साथ तो 5 शर्ट नहीं पहन सकते, बट मैं कह रहा हूं पैंट पहनना अगर काम एक A है, पैंट पहनना अगर काम A है जिसको हम लोग 4 तरीके से कर सकते हैं, और शर्ट पहनना अगर मान लीजिए काम B है। ठीक है ना, शर्ट पहनना क्या है बच्चों, शर्ट पहनना क्या है, काम B है ना, इवेंट B है, राइट है क्या। शर्ट पहनना लेट्स से इवेंट क्या है भैया, B है। ठीक है, और शर्ट को हम 5 तरीके से पहन सकते हैं। तो पैंट और शर्ट को एक साथ, राइट, हम लोग, ठीक है, यानी कि इसका मतलब A एंड B काम हम एक साथ कितने तरीके से कर सकते हैं, 4 इंटू 5 वेज में, यानी कि मैं 20 तरीके से पैंट शर्ट पहन सकता हूं, है ना, 20 तरीके से पैंट शर्ट पहन सकता हूं। ठीक है, ये तो हुआ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बात समझ में आई सर आपको।
चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। नोट करना चाहते हैं तो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा ना, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। वेरी वेरी गुड बच्चों। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं कि अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कैसा होगा। ठीक है, सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या है, वो कह रहा है कि मान लो दुनिया में कोई दो काम है, ए और बी। ए को आप m तरीकों से कर सकते हो और b को आप n तरीकों से कर सकते हो, लेकिन मजबूरी ये है कि हम एक टाइम पे या तो a ही कर सकते हैं या b ही कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि a और b का सिचुएशन आ गया। पीछे क्या था, पीछे एंड का सिचुएशन था, राइट, तो हमने मल्टीप्लाई लगाया। अब यहां पे और का सिचुएशन है, या तो a या b कर सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू डू a और b इज, है ना, m प्लस n वेज। तो जहां और होगा वहां पे हम एडिशन लगाते हैं ना, है ना, जहां पे एंड होता है वहां हम मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। ठीक है ना, तो a और b, ठीक है ना, यहां पे ये इंग्लिश वाला और है कि या तो हम a कर सकते हैं या b कर सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू डू a और b इज इक्वल टू m प्लस n वेज। ठीक है, इसका एक जीता जाता है एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है भैया, मान के चलिए आपके पास 4 रेबन के चश्मे हैं, है ना, रेबन कंपनी है उसके चश्मे हैं, ग्लासेस हैं, और 5 टाइटन के चश्मे हैं, और ये सारे रेबन वाले चश्मे भी अलग अलग मॉडल के हैं और टाइटन वाले भी सारे अलग अलग मॉडल के हैं। अब आप एक बार में एक ही तो चश्मा पहनोगे ना, ठीक है ना, तो कितना आसान है अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मैं चश्मा कितने तरीके से पहन सकता हूं। मान के चलिए मैं कह रहा हूं कि इवेंट ए क्या है, ये भी ग्लास पहनना ही है, राइट, ये रेबन ग्लास पहनने का इवेंट है। ये कितने तरीके से हो सकता है, 4 तरीके से। मान के चलिए टाइटन ग्लास को पहनना इवेंट बी है, ठीक है, टाइटन ग्लास को पहनना इवेंट भी है, ये कितने तरीके से हो सकता है, 5 तरीके से। तो मैं चश्मा यानी कि मैं ग्लास कितने तरीके से पहन सकता हूं, तो या तो मुझे रेबन का ग्लास पहनना पड़ेगा या फिर मुझे टाइटन का ग्लास पहनना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ वियरिंग ग्लासेस क्या भैया, या तो मैं रेबन के ग्लासेस पहनूंगा या मैं टाइटन के ग्लासेस पहनूंगा, तो यानी कि 4 या 5, यानी कि टोटल 9 तरीकों से मैं चश्मे पहन सकता हूँ। टोटल 9 डिफरेंट वेज में मैं चश्मे पहन सकता हूँ। सो यहाँ पे आपको हमने ये 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बताए, जिसमें कि हमें एक सिचुएशन में एंड लाइक कंडीशन थी कि मैं ये, यानी कि मैं पैंट के साथ शर्ट पहन सकता हूँ, ये एंड लाइक सिचुएशन है। पैंट और शर्ट मैं दोनों ही पहनता हूँ, लेकिन जब मेरे पास इतने सारे चश्मे हैं तो चश्मा मैं कोई एक ही पहनूंगा। तो और लाइक सिचुएशन भी आपको हमने बता दी और एंड लाइक सिचुएशन भी आपको हमने बता दी है। ठीक है, इतनी जानकारी नोट करिए एंड देन उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे अब 6.1 के क्वेश्चंस पे। ठीक है गाइस, यस, नोट करिएगा प्लीज। बहुत ही बढ़िया। सो क्योंकि ये एक तरीके का रिवीजन लेक्चर है और रिवीजन लेक्चर में मेरी जो स्पीड है वो, जैसे अगर नॉर्मली मैं आम दिनों में कोई भी कॉन्सेप्ट जब बिगिनर को समझाता हूँ, मान लो कोई ज़िंदगी में पहली बार परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मेरे से पढ़ेगा, है ना, बिगिनर की स्पेलिंग देख लेना क्या है, ठीक है, अरे ठीक है गलती है मैं मानता हूँ, अबे यार एक तो ये पावर पॉइंट में ना ये मिटाने के टूल अच्छे नहीं है, खैर एनीवेज। तो भैया बिगिनर्स यानी कि जो पीएनसी पहली बार पढ़ रहा है, राइट, उसको अगर मैं 30 की स्पीड से पढ़ाता हूँ, तो भाई अगर किसी ने पीएनसी पहले पढ़ रखा है और वो रिवाइज करने आया है मेरे पास, और वो भी एग्ज़ाम के लिए रिवाइज करने वाला है, वो भी फाइनल एग्ज़ाम के लिए रिवाइज करने आया है, तो जाहिर सी बात है मैं 50 की स्पीड तो रखूँगा ना भाई, 50 की स्पीड तो रखूँगा ना। तो इसीलिए अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने पहले ही चैप्टर नहीं पढ़ रखा है, तो मैं आपको बता दूं कि यार भाई आप प्लीज़ फिर हमारा 1 शॉट देखिएगा डिटेल्ड वाला, ठीक है। ये तो सिंपल क्या है, एक तरीके से रिवीजन लेक्चर है, तो थोड़ा सा इसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, है ना, बट मैं आई थिंक मैं समझता हूँ कि मेरी ज़्यादा भी कमी लगती है बच्चों को, तो आप लोग ठीक ठाक स्पीड पे रिवाइज कर पा रहे होंगे। आइए खैर एनीवेज, पीएनसी की एक इंपॉर्टेंस ये भी बता रहा हूँ मैं आपको कि ये प्रोबेबिलिटी में भी काम आता है, ठीक है। 12th क्लास के लेवल पे तो नहीं काम आएगा, बट अगर आप एनडीए सीयूटी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो वहाँ पे, या जेई एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो पीएनसी फिर आपको वहाँ पे काम आएगा, ठीक है।
तो गाइज लगे हाथों चलते हैं, अब 6.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो 6.1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं, ठीक है। पहला ही सवाल सर 6.1 से क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जरा बहुत ही प्यार से समझिएगा, पढ़ने की कोशिश करिएगा। कह रहा हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, ओम 4, 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, ठीक है। कैन बी फॉर्म्ड, है ना, 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। और ये किससे बनना चाहिए, यहां पे 3 डिजिट का इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6। इन 6 डिजिट से आपको 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है। एंड डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, यानी कि यहां पे एक चीज क्या बोल रखी है, डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं, यानी कि रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। तो कॉमन सेंस से कोई भी बच्चा बता सकता है कि भैया 3 डिजिट नंबर कैसे बनेगा, वो भी इवन नंबर, ठीक है। सो 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है सर। अब सर ये ना हम इसको बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम। क्या बोलते हैं सर, ब्लॉक डायग्राम। इसके अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ वेज लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर इसके अंदर हम लोग, नंबर ऑफ वेज लिखते हैं ब्लॉक डायग्राम के अंदर, है ना। इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर नंबर ऑफ वेज लिखते हैं। पहली बात तो सर उसने अगर इवन नंबर बनाना है सर, तो यहां पे यानी कि जो यूनिट पोजीशन है, यूनिट प्लेस है, उस पे या तो 2 ही आ सकता है, या 4 ही आ सकता है, या 6 आ सकता है। भाई इवन नंबर आने की एक कंडीशन क्या है कि यूनिट प्लेस पे एक इवन नंबर होना जरूरी है, तभी वो एक इवन नंबर कहलाएगा। तो यानी कि यहां पे इस जगह पे मैं या तो 2 फिल कर सकता हूं, या 4 फिल कर सकता हूं, या 6 फिल कर सकता हूं। यानी कि इस प्लेस को मैं टोटल 3 तरीकों से फिल कर सकता हूं। इस प्लेस को मैं 3 तरीके से फिल कर सकता हूं। मैं नंबर ऑफ वेज लिख रहा हूं इसके अंदर। अच्छा, यहां पे 10th प्लेस पे अब कोई भी नंबर आ सकता है। अच्छा, उसने क्या कहा, रिपीटेशन भी अलाउड है। ये टोटल कितने डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स हैं। तो रिपीटेशन अलाउड है, यानी कि जो नंबर मेरा यहां आया होगा, जो मैंने यहां पे रखा होगा, वो वापस से यहां भी रिपीट कर सकता है। तो रिपीटेशन अलाउड है। तो यानी कि इन 6 में से कोई भी नंबर मैं यहां पे पुट कर सकता हूं। तो इस प्लेस को फिल करने के टोटल 6 तरीके। फिर अगेन इस प्लेस की बात करें जो कि 100th प्लेस है, राइट। अगेन डिजिट रिपीट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया जो 2 डिजिट इस्तेमाल कर ली वो हम वापस से क्या नाम जो है रिपीट नहीं कर पाएंगे, डिजिट्स रिपीट हो सकती हैं। और टोटल 6 चॉइसेस हैं इस प्लेस को फिल करने के लिए। तो इस प्लेस को मैं 6 तरीके से फिल कर सकता हूं। अब मुझे ये प्लेस भी फिल करना है, ये प्लेस भी फिल करना है, ये प्लेस भी फिल करना है। तो यानी कि ये प्लेस भी फिल करना है, एंड ये प्लेस भी फिल करना है, एंड ये प्लेस भी फिल करना है। तो टोटल कितने तरीके से मैं, है ना, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स बना पाऊंगा, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स बना पाऊंगा मैं भाई साहब, जितने तरीके से मैं ये तीनों प्लेसेस फिल कर पाऊंगा। तो दिस प्लेस को फिल करने के 6 तरीके, एंड मतलब मल्टीप्लाई इस प्लेस को फिल करने के 6 तरीके, एंड अब इस प्लेस को फिल करने के 3 तरीके। तो 6 छंग 36 इंटू 3, भैया 18 6 का 108 आ जाएगा सर। 108 तरीके से 3 डिजिट इवन नंबर्स बना सकते हैं इन डिजिट्स का इस्तेमाल करके, जब रिपीटेशन अलाउड हुआ तो, ठीक है। कितना प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई। एक बार क्विकली फिर से एक्सप्लेन कर दें क्या, एक बार क्विकली फिर से एक्सप्लेन कर दें क्या सर, फिर से एक्सप्लेन कर दें एक बार फिर से। बहुत बढ़िया सर, देखिए बहुत शांत दिमाग से पढ़िए। 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना था सर। डिजिट्स कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये 6 डिजिट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर्स को रिपीटिटिव भी अलाउड है ना, मतलब रिपीटेशन अलाउड है। यानी कि इन 6 डिजिट्स में से मान लो अगर मैंने 2 इस्तेमाल कर लिया तो मैं 2 को फिर से इस्तेमाल कर सकता हूं। उनका कहने का मतलब ये है। तो कंडीशन नंबर 1 रिपीट, देखिए कंडीशन कौन कौन सी कंडीशंस हैं कि 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है ना। आप जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, कंडीशंस को दिमाग में रखिएगा। 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, इन डिजिट्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है, इन डिजिट्स का बेसिकली इस्तेमाल करना है, ठीक है, और रिपीटेशन अलाउड है। ये 3 गिवन इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हमें ये बताना है कि कितने तरीके से हम 3 डिजिट इवन नंबर्स बना सकते हैं। तो हमने कहा भैया पहले तो इवन नंबर का मतलब है कि यूनिट पोजीशन पे एक इवन नंबर आना चाहिए, यानी कि इस प्लेस को हम 3 तरीके से फिल कर सकते हैं।
अब यहाँ पे इस प्लेस पे क्योंकि डिजिट्स रिपीट भी कर सकती हैं, तो मैं कोई भी 6 नंबर में से यहाँ पे एक नंबर इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इस प्लेस को फिल करने के भी 6 तरीके, और फिर यहाँ पे भी मैं कोई भी 6 डिजिट में से फिर से कोई भी डिजिट इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इस प्लेस को फिल करने के भी 6 वेज हुए। अब इन तीनों प्लेसेस को फिल करने के जितने भी तरीके होंगे उतने ही तरीके से हम लोग 3 डिजिट इवन नंबर बना पाएंगे। तो 6 × 6 × 3 यानी कि 108 है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स वी कैन मेक फ्रॉम दीज 6 डिजिट्स गाइस। क्लियर है क्या? जल्दी से बोल दीजिए। ठीक है सर, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लो। एक राइटिंग मेमोरी क्रिएट होती है जब भी हम कोई चीज़ नोट करते हैं। आप ध्यान रखिएगा, कभी भी ज़िंदगी में अगर कुछ पढ़ाया जा रहा है और आप वहाँ से चीज़ों को नोट कर रहे हैं तो एक राइटिंग मेमोरी भी क्रिएट होती है जो आपको चीज़ों को ढंग से समझने और लंबे समय तक याद रखने में काम आती है। ठीक है सर, क्लियर है क्या? चले क्या नेक्स्ट सवाला पे चलें क्या? नेक्स्ट सवाला पे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। भाई साहब यहां पे सर जी जरा चेक करिएगा, कह रहा है हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड। 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर्स आप बना सकते हो कितने, है ना। यहां से आपको एक अच्छी चीज पता चलेगी कि टेलीफोन नंबर्स एग्जैक्टली हम लोग कैसे बनाते हैं। तो कह रहा हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9। अब यहां पे देखिए जो डिजिट्स इस्तेमाल करने को बोल रहा है वो क्या कह रहा है कि सर आप 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट है क्या? ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कह रहा कि इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67। अब देखिए बच्चों बहुत ध्यान से, उसने कहा कि आप कितने 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स बना पाओगे इन डिजिट्स का इस्तेमाल करके अगर हर टेलीफोन नंबर 67 के साथ स्टार्ट हो रहा है। तो 67 में भी ऐसा हो सकता है कि भाई उस पर्टिकुलर एरिया का एसटीडी कोड हो। क्या हो? एसटीडी कोड हो। मान के चलिए एक सोसाइटी में 1000 घर हैं और हमें वहाँ के टेलीफोन नंबर्स बनाने हैं, और ऐसी एक शहर में बहुत सारी सोसाइटी हैं, लेकिन हमारी वाली जो सोसाइटी है उसका फिक्स्ड डायल नंबर क्या है? 67 है। तो ये 2 नंबर फिक्स हो गए गाइस, ये फिक्स हो गए, है ना, ये फिक्स हो गए, राइट है क्या? लेकिन ये ब्लॉक डायग्राम होता है, इसके अंदर हम टोटल नंबर ऑफ वेज फिल करते हैं। क्या फिल करते हैं? टोटल नंबर ऑफ वेज फिल करते हैं। तो यहां पे क्योंकि 6 फिक्स हो गया, ठीक है, 6 क्या हो गया भैया? फिक्स हो गया, मतलब यहां पे 6 फिक्स है। तो यानी कि इस प्लेस को मैं सिर्फ एक ही तरीके से फिल करता हूं कि मुझे यहां पे 1 है ना, एक ही तरीके से फिल कर सकता हूं, यानी कि मुझे 6 ही लिखना पड़ेगा। सिमिलरली ये भी प्लेस फिक्स्ड प्लेस है ना, ये भी प्लेस एक फिक्स्ड प्लेस है, यहाँ पे 7 फिक्स्ड है। तो इस जगह को भी मैं एक तरीके से ही फिल कर सकता हूँ, ठीक है। यानी कि अब मैं जो भी तब्दीली करूंगा, जो भी नंबर्स फिल करूंगा, वो सिर्फ इन जगह पे ही फिल करूंगा, ठीक है। कह रहा कि नो डिजिट्स अपीयर मोर देन वंस, ठीक है। कह रहा हर नंबर 67 के साथ स्टार्ट होगा और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। तो सर 6 और 7 तो इस्तेमाल हो चुके, तो अब ये रिपीट तो नहीं हो सकते, ठीक है। अब जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं उन्हीं में से मुझे यहां पे 3 प्लेसेस को फिल करना पड़ेगा। तो देखिए टोटल 10 डिजिट्स थी, 2 इस्तेमाल हो चुकी, तो इस प्लेस को मैं टोटल 8 वेज में फिल कर सकता हूं, क्योंकि 2 डिजिट्स तो इस्तेमाल हो चुकी, तो बची हुई डिजिट्स ही 8 हैं। और अगर मैं ये प्लेस फिल करने जाऊंगा तो मैं 8 में से कोई भी एक डिजिट यहां रख सकता हूं। तो इस प्लेस को फिल करने के 8 वेज हुए, राइट। अब 3 नंबर इस्तेमाल हो चुके, यहां तक बच्चों 3 नंबर इस्तेमाल हो चुके, राइट। 3 डिजिट्स इस्तेमाल हो चुकी है ना, द राइट वे टू से इज कि 3 डिजिट इस्तेमाल हो चुकी है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर हम लोग क्या फिल कर रहे हैं? नंबर ऑफ वेज फिल कर रहे हैं। इस बात का आप ध्यान रखा करो, ठीक है। सो 3 डिजिट इस्तेमाल हो चुकी है। अब बची डिजिट्स कितनी है? 7। तो यहां पे इस प्लेस को मैं 7 में से कोई भी एक नंबर यहां फिल कर सकता हूं। तो यानी कि इस प्लेस को फिल करने के टोटल 7 वेज होंगे।
राइट। अब 4 डिजिट इस्तेमाल हो चुकी भाई, यहां तक 4 डिजिट इस्तेमाल हो चुकी ना, ठीक है, डिजिट रिपीट नहीं हो सकती। तो अब मेरे पास बची 6 डिजिट्स, तो उन 6 डिजिट्स में से कोई भी एक डिजिट में यहां रख दूंगा, तो इस प्लेस को फिल करने के टोटल कितने वेज, 6 वेज। अब ये 5 डिजिट टेलीफोन नंबर मैं टोटल कितने तरीके से बना सकता हूं, सो टोटल नंबर ऑफ वेज टू मेक 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, 5 डिजिट टेलीफोन नंबर इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, ये स्टार्टिंग के नंबर ऑफ वेज तो 1 into 1 है, राइट, into 8 into 7 into 6, so it is 8 into 7 6 42, 8 दूनी 16 का 6 का असल को 1, 8 चुक 32 और 1 33, तो 336 वेज में हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स बना सकते हैं, जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी और स्टार्टिंग के 2 जो डिजिट्स हैं वो 6 और 7 रहेंगी, ठीक है। क्लियर है क्या बच्चों? बहुत ही प्यारा क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दे कैन आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन योर एग्जाम। ठीक है, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए सर। तू सब जानता है मैं छड़ नहीं सकता तेनू, ताही तांगला ते रोज नचाउंदे मैनू, अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एक्सरसाइज 6.1 का अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि सर गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, 5 फ्लैग्स हैं सर मेरे पास, अलग अलग कलर के, अलग अलग कलर के 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, वन बिलो द अदर। यानी कि अगर हर सिग्नल को 2 झंडों की जरूरत है, हर सिग्नल को 2 झंडों की जरूरत है, एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं ये, और इन अलग अलग झंडों के कॉम्बिनेशन से अलग अलग सिग्नल बन रहे हैं, तो टोटल डिफरेंट कितने तरीके से सिग्नल आप बना सकते हो। सो सर अब देखो थोड़ा प्रॉब्लम को समझो, मे भी ऐसा हो सकता है कि हमने एक हरा झंडा अगर ऊपर रख रखा है, ठीक है, और एक पिंक झंडा हमने नीचे रख रखा है, तो इस सिग्नल का एक मतलब ये भी हो सकता है कि भाई आज कोई मजाक नहीं है, बिल्कुल भी सब लोग काम करो, ठीक है। और यानी कि इट्स अ डेंजरस साइन कि भाई अगर बॉस इस मूड में है, ठीक है, तो आप सबको काम करना है सीरियस होके, ठीक है, कोई मजाक मतलब नहीं है। लेकिन मान के चलिए अगर हरा है और नीचे लेट्स से पीला हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये सिग्नल हो सकता है कि भाई क्या नाम जो है, ऐसा हो सकता है कि आज शाम 5 बजे एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी और ऑफिस में ऑर्गेनाइज हो जाएगी। अब ये बर्थडे किसका ये नहीं पता है, बट आज एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी है। सो ये एक मैं बता रहा हूँ कि डिफरेंट झंडों के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट सिग्नल्स हो सकते हैं। ये फैक्ट्री में इस्तेमाल हो सकता है, रेलवे स्टेशन पर इस्तेमाल हो सकता है, कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। खैर एनीवेज हमसे पूछा गया कि हम कितने तरीके के डिफरेंट सिग्नल्स बना सकते हैं। तो देखिए ऊपर की पोजीशन पे जब हम यहां पे कोई झंडा लेने जा रहे हैं, तो 5 में से कोई भी एक यहां पे हम लोग झंडा ले सकते हैं, यानी कि इस प्लेस को फिल करने का टोटल 5 तरीके हैं। अब एक झंडा इस्तेमाल हो चुका, राइट है क्या, तो ऑब्वियसली हमारे पास 4 झंडे ही बचे हैं और इस प्लेस को फिल करने के हमारे पास टोटल 4 वेज हो सकते हैं। तो अब इन 2 अलग झंडों के साथ हम टोटल डिफरेंट कितने सिग्नल्स बना सकते हैं, सो जितने तरीके से हम इन जगहों पे झंडों को फिल कर सकते हैं, सो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स वी कैन जनरेट विल बी, जितने तरीके से हम इन 2 प्लेसेस को फिल कर सकते हैं, यानी कि 5 into 4 वेज, दैट इज 20, राइट। सो इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन आसान है बट इसका जो महत्व है क्वेश्चन का वो ठीक था, ठीक है। अब स्टूडेंट्स किसी को नोट करना है तो प्लीज नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग 6.2 की तरफ को प्रोसीड करेंगे। एक छोटा सा नोटेशन है फैक्टोरियल नोटेशन, इसके बारे में जानेंगे कि भाई फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, ठीक है। फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन, ठीक है। सो सर
आप लोग वैसे जानते होंगे बट फैक्टोरियल नोटेशन को रिवाइज करते हैं, है ना। एन फैक्टोरियल ऐसे लिखते हैं हम लोग, है ना, एन फैक्टोरियल, या फिर कई बार हम ऐसे भी लिख देते हैं फैक्टोरियल, है ना, एन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल एन का मतलब क्या है, यहाँ पे एन एक होल नंबर होना चाहिए, पहली बात आपको बता दूं, है ना, एन इज अ होल नंबर। तो फैक्टोरियल 5 को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है कि भाई मैं फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 5 से लेके एक एक नंबर में घटाता जाऊंगा और 1 तक मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। ये होता है फैक्टोरियल 5 का मतलब। अगर मैं फैक्टोरियल 7 की बात करूं तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना। तो इस तरह से किसी भी होल नंबर का हम लोग फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। कैसे? उस नंबर से लेके 1 तक एक एक घटा घटा के मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ये फैक्टोरियल का जन्म इसलिए हुआ और ये फैक्टोरियल हमें काम बेसिकली ऐसे केसेस में काम आता है, ठीक है, जहां पे हम नंबर ऑफ वेज ही कैलकुलेट कर रहे हैं, जहां पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मान के चलिए 7 चीज़ें थी, राइट, एक इस्तेमाल हो गई तो अब 6 बची, और अब यहाँ भी इस्तेमाल हो गई तो 5 बची, फिर 4 बची, फिर 3 बची, फिर 2 बची, फिर 1 बची। तो अब रादर देन हम टोटल नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करें तो हम लोग लिख देते हैं सीधा ही फैक्टोरियल 7। तो एक तरीके से वहाँ से जन्म हुआ फैक्टोरियल का, ठीक है। अच्छा, फैक्टोरियल 1 की बात करें हम लोग तो 1 ही होता है, और फैक्टोरियल 0 की भी वैल्यू 1 ही होती है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। फैक्टोरियल 0 भी 1 और फैक्टोरियल 1 भी 1। फैक्टोरियल में एक बहुत प्यारी बात ये भी होती है कि अगर n फैक्टोरियल है, ठीक है, तो अगर मैं n कॉमन ले रहा हूं बाहर तो बचता है n-1 फैक्टोरियल। मतलब अगर मेरे पास 5 फैक्टोरियल है, राइट, और मैंने 5 बाहर ले लिया तो मुझे 4 फैक्टोरियल बचेगा। मान के चलो अगर मेरे पास 10 फैक्टोरियल है ना, फैक्टोरियल को ऐसे भी डिनोट कर देते हैं ना, इस तरीके से साइन से ना, एल साइन से। सो अगर मैंने 10 बाहर लिया तो मेरे पास 9 बचेगा। यानी कि अगर मेरे पास n फैक्टोरियल है और मैं अगर n बाहर ले रहा हूं तो मेरे पास फैक्टोरियल n-1 बनेगा, ठीक है। अच्छा, मैं फैक्टोरियल को ऐसे ही इस्तेमाल करता हूं, मतलब ये जो एल साइन होता है ना, मैं वैसे ही फैक्टोरियल का इस्तेमाल करता हूं, ठीक है। सो फैक्टोरियल को आप, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो फैक्टोरियल 10, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो फैक्टोरियल 10, बट मैं ऐसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूं, ठीक है। आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, राइट, है सर। चलिए, अब इस फैक्टोरियल में तो ऐसा कुछ सीखने वाला है नहीं, बट स्टिल इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन करेंगे सो दैट कि अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो वो दूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ओके गाइस, मान के चलिए क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल 6 प्लस 1 फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8। हमें यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। हो सकता है आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आए, तो कैसे सॉल्व करेंगे सर? सो देखिए, यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये फैक्टोरियल 6 है और ये फैक्टोरियल 7 है और ये फैक्टोरियल 8 है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं ऐसी फॉर्म में लेके आना चाहता हूँ सो दैट मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकूँ। तो सर 1 फैक्टोरियल 6 ये है, अगर मैं यहाँ पे 7 बाहर ले लूँ फैक्टोरियल से तो मेरे पास फैक्टोरियल 6 बचेगा, और अगर मैं यहाँ पे 8 कॉमन ले लूँ बाहर तो मेरे पास फैक्टोरियल 7 बचेगा, और फैक्टोरियल 7 से भी अगर मैं 7 बाहर ले लूँ तो मेरे पास फैक्टोरियल 6 बचेगा, ठीक है भाई। 8 बाहर लिया तो 7 फैक्टोरियल बचा, और 7 भी बाहर ले लिया तो 6 फैक्टोरियल बचा, ठीक है। अब ये फैक्टोरियल 6 यहाँ से कॉमन लेके मैं इस वाले फैक्टोरियल 6 से काट सकता हूँ, और मेरे पास 1 + 1/7 इज इक्वल टू x अपॉन 8 सत्ती 56, ठीक है, 8 7 56। यहाँ पे मैं अगर एलसीएम लूँगा तो 7 × 7 और 1 8, 8/7, राइट, इज इक्वल टू अगर x/56 है तो 7 8 56, और यहाँ से x का वैल्यू 8 8 64 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 64, राइट। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, बट फैक्टोरियल आपको एक तरीके से डील करना आ गया होगा, ठीक है, राइट है क्या सर? आ रही हैं बातें समझ में? बहुत ही खूबसूरत। अगले प्रश्न पे चलेंगे। चलिए, सो अगला तो फिर सीधा ही 6.3 ही है, यानी कि परम्यूटेशंस की थ्योरम हमें पढ़नी है। यहां पे हमें एक NPR करके फॉर्मूला सीखने को मिलेगा। अब स्टूडेंट्स, परम्यूटेशन पे फर्दर प्रोसीड करने से पहले, राइट, परम्यूटेशंस के डिफरेंट थ्योरम पे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको एक बड़ी पिक्चर दिखाना चाहता हूं जिसमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन एक्चुअली है क्या, ये हमें पता चल जाए। भाई पढ़ते तो हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, लेकिन एग्जैक्टली ये है क्या? तो आइए जरा देखिएगा। मान के चलिए आपके पास
5 लेटर्स हैं ABCDE और आपका सिंपल टास्क है कि आपको 3 लेटर्स क्या करने हैं, सेलेक्ट करने हैं। क्या करना है सर, आपको सिर्फ 3 लेटर सेलेक्ट करने हैं। किसमें से, इन 5 लेटर्स में से। तो आप क्या करोगे, आप A, B और C भी चुन सकते हो या फिर आप डिफरेंट डिफरेंट वेज में कंबाइन कर सकते हो। A के साथ B रख सकते हो, फिर D रख सकते हो, राइट है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है ना। A, B और E का कॉम्बिनेशन भी रख सकते हो, A, C और D का कॉम्बिनेशन भी रख सकते हो, A, C और E का कॉम्बिनेशन भी रख सकते हो और A, D, E का भी कॉम्बिनेशन रख सकते हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम जब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हम उस टाइम पे बात कर रहे होते हैं इन्हीं कॉम्बिनेशंस की, कि जब हमें इन 5 लेटर्स में से 3 लेटर्स को सेलेक्ट करने का मौका मिला तो हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑब्टेन कर सकते हैं। अब ये टोटल कितने कॉम्बिनेशंस हैं यही हमें पढ़ना होता है इस चैप्टर के अंदर, कि अगर हमें 5 लेटर में से 3 लेटर सेलेक्ट करने हो तो हम टोटल कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। जितने तरीके से सेलेक्ट कर पाएंगे उतने ही कॉम्बिनेशंस हमें मिलेंगे। तो आप सिलेक्शन और कॉम्बिनेशन का मतलब समझ गए ना। और ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, तो सर सिलेक्शन करने से हमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, राइट। और उन्हीं कॉम्बिनेशंस की हम लोग बात कर रहे होते हैं। अब किसी एक कॉम्बिनेशन को अगर मान के चलो मैं पकड़ के चलूं, ABD को मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन मैंने पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया, ABD एक कॉम्बिनेशन है, मैंने ये पकड़ लिया, ठीक है। मान लीजिए मैंने A, B और D कॉम्बिनेशन पकड़ लिया। अब इस ABD कॉम्बिनेशन को मैं ABD 3 लेटर्स हैं, इनको मैं कितने तरीके से लिख सकता हूं, रीअरेंज कर करके। मान लो ADB लिख सकता हूं, फिर B को पहले ले आऊंगा तो BAD भी लिख सकता हूं, D को पहले ले आऊंगा तो DAB भी लिख सकता हूं। सो टोटल कितने तरीके से मैं इनको रीअरेंज कर सकता हूं। क्या कह रहा हूं मैं सर, टोटल ABD को मैं कितने तरीके से रीअरेंज, मेरा वर्ड समझना, कितने तरीके से मैं रीअरेंज कर सकता हूं, राइट। यानी कि मैं कितने तरीके से रीअरेंज कर सकता हूं। मैं इसको ABD लिख सकता हूं, ADB लिख सकता हूं, BAD लिख सकता हूं, BDA लिख सकता हूं, BDA लिख सकता हूं, DAB लिख सकता हूं, CBA लिख सकता हूं, सॉरी C नहीं है, D है ना। तो मैं जितने डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से इन्हें लिख सकता हूं। और ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं। इन्हीं को हम परमुटेशंस बोलते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, परमुटेशंस बोलते हैं। सो परमुटेशन कुछ नहीं होता, बेसिकली अरेंजमेंट होता है, राइट। तो जब हम लोग बात करते हैं ना टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, तो हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की बात कर रहे हैं कि आप कितने तरीकों से 3 लेटर्स को रीअरेंज कर करके लिख सकते हो। सो परम्यूटेशन कुछ नहीं होता सर, क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट यानी कि एक सेट ऑफ अरेंजमेंट को हम परम्यूटेशन बोलते हैं और डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट को हम डिफरेंट डिफरेंट परम्यूटेशन बोलेंगे। अब यहां से आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का मीनिंग समझ में आ गया होगा इस पर्टिकुलर एक ही सवाल से, ठीक है। चलिए, अब हर बार हम चीज़ों को ऐसे बड़ा बड़ा डायग्राम बना के नहीं लिख सकते कि हम 5 लेटर्स में से 3 लेटर्स कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, उससे हमें डिफरेंट डिफरेंट कितने कॉम्बिनेशन मिलेंगे। हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ इस पूरे चैप्टर के अंदर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन में इंटरेस्टेड हैं। किस में इंटरेस्टेड है, हमें नहीं चाहिए कि भाई टोटल डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बताओ, हमें तो बताओ कि टोटल नंबर ऑफ कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं। हमारा सवाल सिर्फ मैथ्स में इतना है। या फिर इन 3 लेटर्स को हम डिफरेंट डिफरेंट कितने तरीके से लिख सकते हैं, है ना। ये लिखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कैलकुलेट करना विदाउट एनी ड्राइंग। हम अगर ये डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई ABD को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, यानी कि वही हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ही हैं। सो हम इन पूरे चैप्टर्स में नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस और नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स यानी कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं विदाउट एनी ड्राइंग, है ना। ऐसी बड़ी बड़ी ड्राइंग को करे बिना हमने सीधे सीधे क्या कर लिए, फॉर्मूले ऑब्टेन कर लिए, थ्योरम्स ऑब्टेन कर ली, कि सीधा ही हम लोग थ्योरम और फॉर्मूले अप्लाई करके कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, अब सीधा है भैया थ्योरम्स ऑन परम्यूटेशन। तो वो कहता है कि सर अगर दुनिया में कह रहा है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, परम्यूटेशन का मतलब वही अरेंजमेंट्स, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम एंड द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट। कह रहा है कि भैया टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है,
आपको आर एट ए टाइम इस्तेमाल करना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड को RNA लिख रहा हूं मैं। तो n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल करने हैं, ठीक है, रिपीट नहीं करने हैं। अब बताइए आप टोटल कितने परम्यूटेशंस बना सकते हैं। तो अब आप फिगर थोड़ी बनाएंगे, एक एक केस को लिख के थोड़ी देखेंगे। उसका इन्होंने सीधा फॉर्मूला बताया कि भैया टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन का इस कंडीशन में एक सीधा फॉर्मूला बना रखा है, वो है NPR। क्या है भैया? NPR, यानी कि n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स एक बात साथ लेने हैं और टोटल परम्यूटेशन कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। सो इसको हम एक्सपैंड कैसे करते हैं NPR को? इट इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। क्या सर? NPR को कैसे सॉल्व करते हैं? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। इसको जब हम एक क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। ये बात आपको समझ में आ गई सर? जल्दी से बताइएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। हालांकि हम आपको उसके नोट्स भी देंगे, बट फिर भी स्टिल वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है सर। चलिए, अब स्टूडेंट्स इसका जो थ्योरम 2 है वो कह रहा है कि भैया n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और r एक साथ इस्तेमाल करने हैं, लेकिन इस बार रिपीटेशन अलाउड है। यानी कि टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं सर? n, और r एट ए टाइम इस्तेमाल करने हैं आपको, ठीक है, बट रिपीटेशन इस बार अलाउड है। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना बताया उसने? पिछली बार तो क्या था? रिपीटेशन अलाउड नहीं था, तो NPR, और रिपीटेशन अगर अलाउड है तो n पावर r। क्या सर? n पावर r। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन n पावर r, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस n पावर r, ठीक है। आई सर बात आपको समझ में? प्रीवियस केस में क्या था? प्रीवियस केस में n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे, r आप एक बारी में ले रहे थे, लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं था, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो हमने टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन NPR से कैलकुलेट किया, यानी कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, राइट। ये उसका पर्टिकुलर थ्योरम थी सर, ठीक है। अगले केस में क्या हो गया कि टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, r एट ए टाइम इस्तेमाल करने हैं और रिपीटेशन अलाउड है इस बार, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन n की पावर r। तो ये दो अलग अलग केसेस में हमें दो अलग अलग थ्योरम्स मिल गई, ठीक है। अब इसमें एक तीसरा केस है। अभी तक ये जो n ऑब्जेक्ट्स थे ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हुआ करते थे, है ना। प्रीवियस थ्योरम में भी ये जो n ऑब्जेक्ट्स थे वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे, यानी कि ये जो प्रीवियस थ्योरम में भी जो n ऑब्जेक्ट्स थे डिफरेंट थे, ठीक है। और इस केस में भी ये जो n ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि भैया जो n ऑब्जेक्ट्स हैं ये डिफरेंट ना हो, ठीक है, तो हमारे पास क्या कंडीशन है? कहता है कि अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं और डिफरेंट नहीं है, कुछ एक जैसे हैं, P1 ऑब्जेक्ट्स आर एक जैसे, P1 ऑफ वन काइंड, P2 आर ऑफ सेकेंड काइंड एंड Pk आर ऑफ kth काइंड, ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन विल बी फैक्टोरियल n अपॉन, है ना, जो एक जैसे P1 जैसे एक जैसे थे तो P1 फैक्टोरियल, P2 एक जैसे थे तो P2 फैक्टोरियल, और Pk एक जैसे थे तो Pk फैक्टोरियल, ठीक है, राइट। इसको हम जीता जागता कैसे भी दिखाएंगे। मान लो ये एक एग्जांपल है कि भाई इलाहाबाद वर्ड है, मान लो, है ना, इलाहाबाद वर्ड है। सो इलाहाबाद वर्ड के अंदर कितने लेटर्स हैं? इलाहाबाद वर्ड के अंदर कितने लेटर्स हैं भाई? टोटल कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर्स हैं। अब ये 9 के 9 अलग नहीं हैं, राइट। इसमें से इलाहाबाद 4 तो ए ही हैं और 2 एल हैं, राइट, 2 तो एल ही हैं, और कुछ है क्या सर? इलाहाबाद, बस। तो अब हमें अगर पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद के सभी लेटर्स को इस्तेमाल करके अगर हम लोग रीअरेंज करने लगे तो टोटल कितने रीअरेंजमेंट्स हम लोग लिख सकते हैं? तो टोटल फैक्टोरियल 9 अपॉन 4 एक जैसे फैक्टोरियल 4 एंड 2 एक जैसे यानी कि फैक्टोरियल 2। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 फैक्टोरियल को जब सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और 5 तक करा और बचा हुआ क्या है? फैक्टोरियल 4,
ठीक है ना, बचा हुआ फैक्टोरियल 4, और ये फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है। सो बेसिकली फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 गया, ठीक है। और अब आप क्या कर सकते हैं, ये 9 8 7 6 5 बटे 2, ठीक है ना, इसको सॉल्व करके आंसर लिख सकते हैं। तो देखो ना 9 8 7 6 5 बटे 2, यही करके उन्होंने 7560 आंसर दे रखा है, ठीक है। तो तीसरा जो थ्योरम है परम्यूटेशन का वो कैसा हो गया सर कि एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, P1 एक जैसे, P2 एक जैसे, Pk एक जैसे। तो यहां से आप बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मैं एक समराइजेशन करूं बच्चों, ठीक है, समराइजेशन करूं, तो हमने पहले केस में क्या पढ़ा, पहले थ्योरम में क्या पढ़ा भैया, n ऑब्जेक्ट्स थे, R एट अ टाइम इस्तेमाल कर रहे हो और रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो हमारे टोटल परम्यूटेशन कितने थे, NPR, ठीक है, जिसको हमने एक्सपेंड करके कैसे लिख दिया था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। फिर दूसरा जो थ्योरम थी हमारी क्या थी, n ऑब्जेक्ट्स थे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, R एट ए टाइम हमने इस्तेमाल किए और रिपीटिशन अलाउड था, रिपीटिशन अलाउड है, तो टोटल परम्यूटेशन कितना था सर, n पावर r। अब ये दोनों केसेस में n ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट थे, राइट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे, लेकिन अगर कभी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे तो क्या होंगे, कुछ एक जैसे, कुछ एक जैसे, कुछ एक जैसे, तो टोटल अपॉन जो एक जैसे हैं उनका फैक्टोरियल, फिर जो एक जैसे हैं उनका फैक्टोरियल, फिर जो एक जैसे हैं उनका फैक्टोरियल, ऐसे मल्टीप्लाई करते चलेंगे। सो टोटल जो थ्योरम ऑफ परम्यूटेशंस है वो मैंने सारी ही एक पेज पे आपको एक्सप्लेन करके समराइज भी कर दिया है, ठीक है। अब और बेटर क्लियरिटी आएगी जब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे गाइस, ठीक है। तो क्वेश्चंस के ऊपर प्रोसीड करेंगे, फटाफट से अगर आप नोट करना चाहते हैं तो प्लीज नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चंस आपको ज्यादा बेटर क्लैरिटी देते हैं, ठीक है सर। चलिए तो क्वेश्चंस पे प्रोसीड कर रहे हैं। 6.3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है सर, कह रहा फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन्स, 8 लोगों की कमिटी है सर, ठीक है। कितने लोगों की कमिटी है सर, टोटल 8 लोग हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। कह रहा टोटल 8 लोग हैं और हमें क्या चाहिए, एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन, यानी कि हमें टोटल 2 लोग चाहिए, यानी कि दो पर्सन एट अ टाइम हमें यानी कि चूज करने हैं, ठीक है। सो टोटल 8 लोग हैं और उसमें से 2 पर्सन हमें एक तरीके से सेलेक्ट करने हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज, है ना, तो 2 पर्सन चूज करने हैं हमें, राइट है क्या। चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। तो अब हम कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, पॉइंट ये है टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 2 पर्सन, राइट, फ्रॉम 8 पर्सन। सो अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पे बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। मान के चलो हमने 2 पर्सन चूज कर लिए, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए हमने चूज किया, राइट, देखिए अब एक पोजीशन है चेयरमैन और एक पोजीशन है वाइस चेयरमैन, ठीक है। और फाइनली हमने 2 लोग सिलेक्ट कर लिए, लेट्स से रोहित और मोहित। अब रोहित और मोहित को अगर हमने सेलेक्ट भी कर लिया तो पहले क्या हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। परम्यूटेशन में एक बात समझो, पहले 2 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, फिर उसके बाद ऐसा हो सकता है कि रोहित चेयरमैन बन जाए, मोहित वाइस चेयरमैन, या फिर मोहित चेयरमैन बन जाए, रोहित वाइस चेयरमैन। तो जब सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट भी कंसीडर कर दिया जाए, यानी कि जब सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट भी हमारे दिमाग में है, तो इसका मतलब समझो हम परम्यूटेशंस कैलकुलेट कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे पहले से अच्छे से पढ़े हुए होते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो कहते हैं कि सर आप तो 8 लोगों में से 2 लोग चूज कर रहे हो, यानी कि सेलेक्ट कर रहे हो, यानी कि सर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना चाहिए आपको। तो लेकिन मैं परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मैं सेलेक्ट करने के बाद ये भी कंसीडर कर रहा हूं कि अगर रोहित और मोहित को सिलेक्ट कर लिया,
राइट। उसके बाद रोहित चेयरमैन हो सकता है, मोहित वाइस चेयरमैन, या फिर मोहित चेयरमैन रोहित वाइस चेयरमैन, यानी कि मैं अरेंजमेंट भी कंसीडर कर रहा हूं। तो जब सिलेक्शन प्लस, ध्यान रहे जहां पे भी जिंदगी में सिलेक्शन भी हो रहा है और प्लस फर्दर उसके अरेंजमेंट्स भी हम लोग, राइट, जो उसके रीअरेंजमेंट्स हैं, ठीक है, जो फर्दर रीअरेंजमेंट्स हैं, जब हम सिलेक्शन और रीअरेंजमेंट्स दोनों को हैंडल करते हैं तो इसका मतलब हम लोग परमुटेशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और जब सिर्फ सिलेक्शन होता है, ओनली सिलेक्शन मैटर्स, तो उस टाइम पे हम लोग कॉम्बिनेशन की बात कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हम लोग कॉम्बिनेशन की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे सर क्या होगा, हम लोग टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग कहेंगे 8p2, है ना, NPR 8p2, जिसको हम क्या कहेंगे, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 2, विच इज फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6, और इट इज 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 गया और 8 7 56, तो 56 वेज में हम लोग चेयरमैन और वाइस चेयरमैन क्या कर सकते हैं सर, चूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या? ये मैंने आपको फॉर्मूले से करना सिखाया है, ठीक है। अब अगर आप कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से चूज कर सकते हैं। मान के चलिए ये चेयरमैन साहब की कुर्सी है और ये वाइस चेयरमैन की साहब की कुर्सी है। पहले चेयरमैन साहब को चूज करते हैं तो 8 में से कोई भी एक आदमी यहाँ पे आ सकता है, तो इस प्लेस को फिल करने के 8 तरीके। अब चेयरमैन सिलेक्ट हो चुका, बचे 7 आदमी, तो वाइस चेयरमैन की पोजीशन के लिए 7 आदमी में से मैं कोई भी एक आदमी को वाइस चेयरमैन बना सकता हूँ। सो वैसे भी 56 वेज में ही मैं चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बना सकता था, लेकिन ये आदत जो है वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर जब तक ये आदत रहेगी तब तक कभी भी हम लोग ये 8p2 यानी कि NPR वाला फॉर्मूला बच्चे कभी भी याद नहीं पाएंगे। और यही रीज़न होता है सबसे बड़ा कि बच्चों को ये परमुटेशंस के जो फॉर्मूले हैं वो अप्लाई करने नहीं आते हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि वो हमेशा स्कूल में और उनके स्कूल के टीचर भी यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। राइट है क्या बच्चों? हाँ, तो ये तो हमने आपको जो राइट हैंड साइड है ये सॉल्यूशन नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट है, आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है सर। परमुटेशन का एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, कैसा लग रहा है आपको? जल्दी से बता दीजिए ना। तुम मिले तो लम्हे थम गए, तुम मिले तो सारे गम गए, तुम मिले लोगों से क्या। चलें सर आगे चले गया। 6.3 में 9th क्वेश्चन सर, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, इसको देखते हैं सर। उसने कहा हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। सर मंडे वर्ड है, कह रहा है कि कितने वर्ड्स विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग आप मंडे वर्ड के लेटर्स से बना सकते हो। मंडे वर्ड में 6 लेटर्स हैं। अब इन 6 लेटर्स से मीनिंग के कुछ वर्ड्स और विदाउट मीनिंग के भी कुछ वर्ड्स आप बना सकते हो यूजिंग दीज 6 लेटर्स, ठीक है। सो एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, बस कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, तो कितने तरीके से वो वर्ड बना सकते हो? अगर 4 लेटर यूज्ड एट अ टाइम, ऑल लेटर्स यूज्ड एट अ टाइम, एंड ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवल, ठीक है। अब देखिए जब बहुत ज़्यादा कंडीशंस है तो जहाँ जहाँ कंफर्टेबली हम परमुटेशंस की थ्योरम लगा पाएंगे वहाँ तो हम लोग लगा ही पाएंगे, अदरवाइज हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमेशा एक बैकअप टूल रहेगा। तो सर इस मंडे में टोटल 6 लेटर्स हैं सर, ठीक है, 6 लेटर्स हैं। और रिपीटिशन सर उसने कहा नो लेटर इज रिपीटेड, तो इसका मतलब रिपीटिशन नॉट अलाउड, RNA का केस है ये। सो पहले केस में सर उसने क्या कहा कि भाई कितने तरीके से विद और विदाउट मीनिंग वाले वर्ड आप बना सकते हो अगर 4 लेटर यूज करें एक बारी में। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, विद और या छोड़ो, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग
यूजिंग 4 लेटर एट अ टाइम है ना, यूजिंग 4 लेटर एट अ टाइम, तो टोटल 6 में से 4 एक बारी में आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो हम कहेंगे भैया दिस इज इक्वल टू 6p4, विच विल कम आउट एज फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 4, विच इज 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, ना बहुत ध्यान से देखेंगे, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू बचा हुआ फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये इससे खत्म हुआ, एंड यू विल गेट 6 पंजे 30 और 4 तिया 12, तो 12 तिया 36, 360, राइट है। सो 360, ठीक है सर। सो यानी कि आप 360 4 लेटर वर्ड्स बना सकते हो, जिनका कुछ मीनिंग हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उनमें कोई भी डिजिट हम लोग रिपीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है सर। अच्छा, अब सेकंड का केस जो है, कह रहा जब सारे के सारे लेटर्स आप इस्तेमाल कर दोगे, तो सर जब सारे लेटर आप इस्तेमाल कर दोगे ना, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस या टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जब आप बना रहे हो, जब सारे लेटर्स इस्तेमाल कर रहे हो सर, है ना, ऑल लेटर्स एट अ टाइम, राइट। अगेन कंडीशन वही है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, तो टोटल 6 थे और 6 में से 6 ही हमने 6 के 6 इस्तेमाल कर लिए, तो इट विल बी फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 जीरो होगा, यानी कि फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू होता है 1। तो ये अंडरस्टूड है कि NPN इसका वैल्यू आप हमेशा 1 ले लो, सॉरी फैक्टोरियल n ले लोगे। जब n लेटर्स हैं और n के n इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके टोटल कितने परमुटेशंस बनेंगे, फैक्टोरियल n। तो यहाँ डायरेक्ट ही फैक्टोरियल 6 आप लिख दो, है ना, क्यों ड्रामे करने फॉर्मूले को लिखने के। और फैक्टोरियल 6 पे भी हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि बाकी बाद में तो आप इसको कैलकुलेट कर ही लोगे ना। फैक्टोरियल 6 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो जो भी आंसर आए लिख दो। 6 पंजे 30 चौक 120 तिया 12 तिया 36 दूनी 72, 720। फैक्टोरियल 6 का वैल्यू 720 आ जाएगा, ठीक है सर। अब थर्ड केस सर, कह रहा है कि सारे लेटर्स इस्तेमाल करो बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवल। अब ये कंडीशनल है, कंडीशनल चीज़ों का फॉर्मूले से अप्लाई करने से ज़्यादा बेटर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सॉल्व कर सकते हो। भैया 6 लेटर्स हैं सर, 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, पहला लेटर आपको एक वॉवल रखना है सर। अब इन 6 लेटर्स में से कितने वॉवल हैं सर? एक तो ओ वोवल है सर आपका, एक ए वोवल है, और तो कोई वोवल नहीं है, राइट है क्या? तो यानी कि यहाँ पे इस प्लेस को मैं कोई भी 2 तरीके से फिल कर सकता हूँ, इस प्लेस को, राइट है क्या भाई? मैं इसको कोई भी 2 तरीके से फिल कर सकता हूँ। अच्छा, बाकी प्लेसेस की अगर मैं बात करूँ तो ये 1 2 3 4 5, यानी कि अब मुझे 5 लेटर्स चाहिए, राइट है क्या? और मेरे पास जो बचे हुए लेटर्स हैं वो भी कितने हैं सर? वो भी 5 लेटर्स हैं, क्योंकि एक तो यहाँ इस्तेमाल हो गया, तो 5 लेटर्स हैं मेरे पास, और बचे हुए प्लेसेस भी 5 ही हैं, तो 5p 5 वेज। तो टोटल परमुटेशन कितना हो जाएंगे सर? इट इज़ 2 वेज में मैं ये फिल कर सकता हूँ, और रिमेनिंग 5 प्लेसेस को मैं 5p 5 वेज में फिल कर सकता हूँ। तो इट मीन्स 2 इंटू फैक्टोरियल 5, ठीक है ना? और ये कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 या 60 दूनी 120, ठीक है ना? तो 240 वुड कम आउट एज द करेक्ट आंसर, ठीक है? सो 240 720 360, ठीक है सर। ब्यूटीफुल सवाल सर। परम्यूटेशन के बारे में इसने हमें काफ़ी अच्छी हद तक जो फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए नॉलेज दी है इस क्वेश्चन में, ठीक है? सो मंडे क्वेश्चंस, ठीक है? आज मंडे ही है क्या? हाँ सर, आज मंडे ही है जब मैं इसको शूट कर रहा हूँ। मंडे सवाला, ठीक है क्या सर? चले आगे, जल्दी से बता दो ना। ठीक है। ख्वाबों में थी निगाह मेरी जी रही थी। क्या हो भैया, क्या शोर हो रहा है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंडीशनल क्वेश्चन है मिसिसिपी, एंड आई थिंक मुझे लगता है कि आपसे 10 साल पहले भी कोई 11वीं क्लास पास करके गया होगा, और अगर उसके सामने आप एक वर्ड मिसिसिपी बोल देंगे तो कहेगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये इतना मशहूर सवाल है मिसिसिपी। ठीक है सर, मिसिसिपी। चलें क्या सर, चलें क्या सर, चलें क्या सर, चलें क्या सर, बहुत ही बढ़िया। मिसिसिपी सवाल को देखते हैं सर। कह रहा है इन हाउ मेनी वेज द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर्स मिसिसिपी। ठीक है, कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 ही है ना भैया मिसिसिपी में? हाँ, 4 और 4 8 और 3 11। ठीक है, सो टोटल 11 लेटर्स हैं ना, जो पहली ऑब्जर्वेशंस मेरी हैं, टोटल 11 लेटर्स। अच्छा, इन हाउ मेनी वेज ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर्स इन द मिसिसिपी सो दैट 4 आईज कभी भी एक साथ ना आए। देखिए, आप जब इन 11 लेटर्स को रीअरेंज कर करके लिखेंगे तो कह रहे हैं कि भाई आप कितने तरीके से इनको लिख सकते हो, कितने परमुटेशंस आप लिख सकते हो, बशर्ते हम उन परमुटेशंस की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें 4 आई एक साथ आते हैं। जिसमें 4 आई एक साथ आते हैं, हम उन परमुटेशंस की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा भैया पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इन 11 लेटर्स को हम लोग कितने डिफरेंट तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पहली ऑब्जर्वेशन ये है कि भाई ये 11 लेटर्स एक जैसे नहीं हैं। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं तो भैया 4 तो एक जैसे हैं, यानी कि 4 तो आई है। अच्छा, 4 ही इसमें एस हैं, राइट है क्या? और 2 इसके अंदर पी हैं, राइट है क्या सर? तो 4 आई 4 एस और 2 पी। तो टोटल परमुटेशंस की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा सर? इट इज टोटल 11 है, तो फैक्टोरियल 11 अपॉन 4 एक जैसे, 4 एक जैसे और 2 एक जैसे, है ना। तो टोटल परमुटेशंस तो ये हो जाएंगे। अभी एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने वैसे ही लिख दिया है। अच्छा, मुझे लेकिन ये वाले परमुटेशंस नहीं कह रहा, वो कह रहा है वो वाले परमुटेशंस बताओ जिसमें 4 आई एक साथ नहीं आते हो, 4 आई एक साथ नहीं आते हो। ये तो सारे के सारे हैं, एंटायर टोटल परमुटेशंस हैं, ठीक है। लेकिन हमसे वो सारे वाले नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है जिसमें 4 आई एक साथ नहीं आते हैं। तो हमने कहा ठीक है, 4 आई एक साथ नहीं आने चाहिए, तो ठीक है, हम एक काम करते हैं कि वो कह रहा है कि 4 आई एक साथ नहीं आने चाहिए, मैं कह रहा हूं कि 4 आई एक साथ आने चाहिए। अगर हम ऐसे वाले कैलकुलेट कर लें कि जिसमें 4 आई एक साथ आ रहे हैं और उन परमुटेशंस को इन परमुटेशन से घटा दें, तो बचेगा क्या? वो वाले परमुटेशन जिसमें 4 आई एक साथ नहीं आएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर मैं ऐसे परमुटेशंस कैलकुलेट कर दूं, यानी कि परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट्स, अगर मैं ऐसे अरेंजमेंट्स कैलकुलेट कर दूं जहां पे 4 आई एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, और उन परमुटेशंस को टोटल में से घटा दूं, तो बचेगा क्या? वो वाले परमुटेशन जिसमें 4 आई एक साथ नहीं आएंगे, राइट है क्या भैया? बहुत बढ़िया बात है। सो मैं अब 4 आई को एक साथ करने जा रहा हूं, ठीक है, मैं 4 आई को 4 आई को एक साथ करने जा रहा हूं। तो मैंने क्या किया, इस बेसिकली मिसिसिपी के वर्ड को थोड़ा चेंज किया। मैंने कहा कि यार जो 4 आई है ना, इनको एक साथ रखा मैंने और बांध दिया, और इसको एक लेटर से रिप्लेस कर दिया जेड। तो अब मिसिसिपी में बेसिकली आप देखो, मिसिसिपी जो ये वर्ड है, राइट है क्या? मिसिसिपी। अब क्या हुआ, मैंने 4 आई तो हटा ही दिए और इनको एक वर्ड, एक लेटर नाम दिया मैंने जेड। तो अब मिसिसिपी के अंदर टोटल कितने लेटर्स हैं? एम है, एस है, एस है, एस है, एस है, पी है, पी है, और 4 आई की जगह एक जेड है। तो टोटल कितने लेटर्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हुए, जिसमें कि 4 एस हैं और 2 पी हैं, ठीक है। और जहां भी जेड आ रहा, मान लो जहां पे भी जेड लेटर आएगा,
इसका मतलब 4i एक साथ रखे हुए हैं, क्योंकि हमने 4i को एक साथ रख के और z लिख दिया। तो यानी कि जहां पे भी z आएगा, मान के चलो PZP लिखा है, तो z की जगह एक तरीके से क्या आ रहे हैं, 4i आ रहे हैं, ठीक है। तो अब जहां पे भी z है वहां पे इसका मतलब 4i एक साथ रखें। तो मैंने क्या किया भैया कि ये वो वाले केसेस हैं जहां पे 4i टुगेदर हैं, टोटल परमुटेशन, क्योंकि जहां पे भी z होगा वहां पे 4i एक साथ होंगे, तो टोटल परमुटेशन व्हेन 4i's टुगेदर, 4i's टुगेदर, ऐसे परमुटेशन जहां पे 4i एक साथ है, विल बी टोटल 8 है, या ना, टोटल 8 लेटर्स है, फैक्टोरियल 8 अपॉन 4 एक जैसे और 2 एक जैसे। अब अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं सर, ठीक है, तो मैं क्या निकाल सकता हूं कि टोटल परमुटेशन व्हेन 4i आर नॉट टुगेदर, इसको कैलकुलेट करने का मेरे पास क्या तरीका है सर, कि 4i एक साथ नहीं होना चाहिए। वो तरीका ये है कि टोटल परमुटेशंस में से मैं किन को घटा दूंगा, उन परमुटेशंस को घटा दूंगा जिसमें 4i क्या है, एक साथ है। भाई देखो, ये टोटल परमुटेशंस और ये वो जिसमें 4i एक साथ है, तो घटा के वो बचेंगे जिसमें 4i एक साथ नहीं होंगे। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा सर, ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करने का जो क्लेवरनेस है वो क्या है कि सर इसको सॉल्व करूंगा मैं, यहाँ पे पहले एक लाइन खींच दूँ ना, सो दैट किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ओके, तो सर सबसे पहले तो फैक्टोरियल 4 अपॉन 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड इंटू फैक्टोरियल 2 कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास फैक्टोरियल 11 है। अच्छा, मैं फैक्टोरियल 8 भी कॉमन लेना चाहता हूँ, तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 हो जाएगा ना, यहाँ पे 11 10 9 फैक्टोरियल 8, और यहाँ पे बचेगा फैक्टोरियल 4 और माइनस फैक्टोरियल 8 ओनली, है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 तो बाहर आ जाएगा। अच्छा, अब ये फैक्टोरियल 8 भी बाहर ले लो, तो हमारे पास यहाँ फैक्टोरियल 8 बच जाएगा। तो 11 इंटू 10 इंटू 9, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 4 -1 है ना, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फैक्टोरियल 4 को भी मैं खोल दूं तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 दूनी 24, ठीक है। सो दिस विल बी 24, सो 3 तिया 9 3 अठे 24 और 2 चौक 8, सॉरी 2 पंजे 10, 2 चौक 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, और ये कितना हो जाएगा भैया, 5 तिया 15, 15 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 11 पंजे 55 का 5 का हासिल को 1, 11 पंजे 55 का 5 हासिल को 5, 11 कम 11 और 5 16, 165 और -4, तो 161, ठीक है ना, -4 एलसीएम में जाएगा ना, अपॉन 4, ठीक है। सो गाइज, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास बड़ा गंदा सा आंसर आएगा, एंड दिस विल बी दिस आंसर, ठीक है, ये बहुत ही गंदा सा आंसर आएगा। सो टू बी ऑन द सेफर साइड, ठीक है, अगर आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं होगा तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोड़ना गलत है, फिर आप यहाँ छोड़ना, क्योंकि फिर टीचर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझेगा कि भाई हाँ यार, बंदे ने यार करेक्ट लॉजिक के साथ करेक्ट आंसर दे दिया है, वो लेबर वर्क में नहीं घुसा है, मतलब कैलकुलेशन वर्क में नहीं घुसा है, उसने सही आंसर दिया। क्योंकि आगे की कैलकुलेशन फिर अगर कंप्लीट नहीं करी तो भी दिक्कत है, तो कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं हो यहाँ तक लिख दो तो भी बेटर है, ठीक है सर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मिसिसिपी ऑल टाइम हिट क्वेश्चन, ठीक है सर। परम्यूटेशंस में दीज आर सुपर क्वेश्चंस फ्रॉम दी एनसीईआरटी, सुपर क्वेश्चंस, ठीक है। सो 1 और 2 मोर परम्यूटेशंस क्वेश्चंस, फिर उसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक ऑफ द डे कॉम्बिनेशंस पे प्रोसीड करेंगे, ठीक है, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। तो चलेंगे नेक्स्ट सवाल पे, चलें नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। ये एक बहुत ही प्यारा वर्ड है, ठीक है, एंड आई थिंक दिस इज द ओनली क्वेश्चन, आफ्टर दैट हाँ 6.4 पे हम लोग प्रोसीड कर जाएंगे। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, 6.3 से क्वेश्चन नंबर 11th, और हो सकता है मोस्ट लाइकली ये आपके एग्जाम में आए, ठीक है सर, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, वो वाली सिचुएशन है। सो आइए जरा देखते हैं
ठीक है। In how many ways can the letter of the word permutations can be arranged if the word start with P and end with S? पहली बात तो permutations में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 लेटर्स हैं सर। कितने लेटर्स हैं टोटल? टोटल 12 लेटर्स हैं सर। सारे अलग अलग हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, क्या 12 में से सारे के सारे अलग हैं? PERMUTAT ना, दो एक जैसे हैं। टेशंस तो दो तो टी है इसमें। अच्छा, और क्या है सर? PERMUTATION है ना। बाकी तो सब अलग अलग है ना, तो दो टी हैं बस इसके अंदर। बस ये बात की ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। सो सर आप जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, उसने बोला है कि वर्ड स्टार्ट विद P एंड एंड विद S, है ना। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड? सो टोटल परमुटेशंस व्हेन, पहले केस में क्या है कि भाई परमुटेशंस के सारे लेटर्स को, सारे 12 के 12 लेटर्स को रीअरेंज करना है। सो सारे 12 के 12 लेटर्स को अगर रीअरेंज करना है ना, टोटल परमुटेशंस, ठीक है, विद टोटल परमुटेशंस when total number of permutations, ठीक है ना, किसके permutations? of the letter of the words, total number of permutations of letters of the word, letters of the letters of the word permutations। अब इतना लंबा अगर आप लिखोगे ना तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। सो बेटर है कि जब आप लिखते हो ना टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, तो समझ जाता है कि लेटर ऑफ द वर्ड्स परमुटेशंस किस कंडीशन में? व्हेन वर्ड स्टार्ट विद P, व्हेन वर्ड्स स्टार्ट विद P एंड एंड विद S, एंड विद S, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस व्हेन वर्ड स्टार्ट विद P एंड एंड विद S, ठीक है, राइट है। तो भैया ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? सबसे पहले तो सर आप एक बात समझिए, ये 12 वर्ड्स हैं, 12 लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब किसी भी वर्ड को आप P से तो स्टार्ट कर रहे हो, तो यानी कि ये फिक्स हो गया, इसे एक ही तरीके से फिल कर सकते हैं। और S से एंड कर रहे हो तो ये भी फिक्स हो गया, यानी कि ये भी एक ही तरीके से फिल कर सकते हो। तो अब बचा हुआ स्पेस कितने हैं? यानी कि 10 प्लेसेस हैं जो फिल करने हैं। 10 प्लेसेस फिल करने हैं, यानी कि 10 लेटर्स ही बचे भाई। 12 लेटर्स में से 2 इस्तेमाल हो चुके, ठीक है। तो अब 10 लेटर्स बचे हैं और 10 ही के 10 ही मुझे यूज करने हैं। बट मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि जो अब बचे हुए 10 है ना, उनमें से 2 एक जैसे हैं। आउट ऑफ 10, ठीक है, आउट ऑफ 10, राइट, आउट ऑफ 10 2 आर अलाइक, 2 एक जैसे हैं। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2, है ना। तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2, फॉर्मूला ये लगेगा बच्चों, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगेगा? ये वाला लगेगा, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। सो उन्होंने तो बहुत लंबा सॉल्व कर रखा है, बट लेट मी जस्ट टेल यू कि कभी भी इस तरह की चीज़ है, आप खुद सोचो ना, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इतना अगर आप इसको खोल के सॉल्व करेंगे यहाँ तक, तो हो सकता है कि आपको कुछ भी ज़्यादा नंबर ना मिले, बट उस चक्कर में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में छूट जाएंगे। तो इट्स बेटर कि अनटिल एंड अनलेस कि आपके पास एग्जाम में सारे क्वेश्चंस ना हो गए हों, ठीक है ना, तब तक आप इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे। आप थोड़ी सी एक लाइन की जगह छोड़ देंगे, 2 लाइन की, बाद में आके इसको एक्सपेंड करेंगे, बट अभी तो फिलहाल आप इसको ऐसे रख देंगे। सो मोस्ट लाइकली अगर आपके टीचर थोड़े से भी कोऑपरेटिव है तो आपको इस पर फुल मार्क्स देंगे, ठीक है। अब सेकेंड केस कह रहा वोवल्स आर ऑल टुगेदर। अब देखो परम्यूटेशंस में इसमें एक तो पहले ही ये 12 लेटर्स थे, ठीक है। दीज आर द
टोटल 12 लेटर्स हैं, ठीक है, 2 उसमें से टी हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि ऐसे परमुटेशन जहां पे वोवल सारे एक जगह पे आए। सो वोवल्स सारे एक जगह पे आएंगे तो मतलब क्या है सर, वोवल्स कौन कौन से हैं, ई है, यू है, ए है, आई है, ओ है, ठीक है ना। सो इन 12 लेटर्स में से ये जो ए, ई, आई, ओ, यू है, राइट है क्या, मैं इनको हटा दूं क्या, कह रहा है कि ये सारे के सारे एक जगह आने चाहिए, राइट है क्या, ये सारे के सारे क्या आने चाहिए, एक जगह आने चाहिए। तो मैं इनको बांध के और z लिख दे रहा हूं, तो यानी कि अब क्या होगा, मेरे पास p बचा, m बचा, t t, राइट, n s z, भाई p m t t n s, और ये क्या बाकी z बचा मेरे पास, और z जहां पे भी लिखा जाएगा इसका मतलब ये 5 वॉवल्स एक जगह आएंगे, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं टोटल परमुटेशंस कैलकुलेट करने लगूं सर, ठीक है, टोटल परमुटेशंस अभी मैं इसके कैलकुलेट करने लगूं तो ये टोटल कितने हैं सर, ये हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 2 एक जैसे, तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है। लेकिन इसमें एक लोचा है, क्या कि भाई साहब ये देखो ना भाई, उसने कहा हमें ऐसे परमुटेशंस कैलकुलेट करना है जहां पे सारे वोवल्स एक जगह पे आए, सारे वोवल्स एक जगह पे आए, तो मैंने सारे वोवल्स को हटा के और इन सारे वोवल्स की जगह एक लेटर z पुट कर दिया। अब जहां भी z लिखा जाएगा इसका मतलब सारे वोवल्स एक जगह पे हैं। तो अब ये p m t t n s z है ना भाई, जो बचे हुए लेटर्स हैं वो है p m t t n s और एक ये z। अब z जहां भी आएगा तो सारे वोवल्स एक जगह आ जाएंगे, ठीक है। और ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्लेसेस यानी कि 7 लेटर्स हैं ये, जिसमें कि 2 एक जैसे हैं, तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2। नाउ अब z को भी हम लोग 5 वेज में है ना, फैक्टोरियल 5 वेज में रीअरेंज कर सकते हैं। देखो z को भी हम लोग भाई 5 एलिमेंट्स हैं ये, और 5 एलिमेंट्स पांचों के पांचों एक साथ इस्तेमाल होने हैं, तो z को भी फैक्टोरियल 5 वेज में हम लोग अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। ये क्या कहा जाएगा भैया, देखो ना, आप बात सुनो, जब z है तो इसका मतलब तो यह है कि वॉवल्स एक साथ हैं, लेकिन वॉवल्स एक साथ होते हुए भी हम अलग अलग तरीके से भी हो सकते हैं ना, ई पहले आ सकता है, ए बाद में आ सकता है। सो ऐसे फैक्टोरियल 5 इसके भी डिफरेंट परमुटेशंस होंगे जो कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल परमुटेशंस ऐसे आएंगे, ठीक है। अब गाइस इसका थर्ड केस कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन p एंड s। अब देखिए गाइस, अच्छा इसको किसी को नोट करना है ना, स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स वो आप कर लीजिए, ठीक है ना। चाहे मैं इसको अब नेक्स्ट पेज पे भी लिख सकता हूँ ना, नेक्स्ट पेज पे भी सॉल्व कर सकता हूँ। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन p एंड s। सो अब गाइस जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन p एंड s, बिटवीन p एंड s, ठीक है। सो क्या होगा सर, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन p एंड s। अब देखिए ये टोटल ही पहले बात तो परम्यूटेशंस 12 लेटर्स थे ना, परम्यूटेशंस टोटल कितने थे सर, ये 12 लेटर्स थे। सो 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो 12 लेटर्स हैं ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब देखिए P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर्स होने चाहिए। मान लो अगर P यहां हुआ तो 1 2 3 4 S यहां होगा। मान लो P अगर यहां हुआ तो 1 2 3 4 S यहां होगा। P अगर वैसे देखो ना, बहुत ध्यान से देखो, P अगर यहां हुआ तो 1 2 3 4 S यहां होगा, या P अगर यहां हुआ तो 1 2 3 4 S यहां होगा। P अगर यहां हुआ तो 1 2 3 4 S यहां होगा। P अगर यहां हुआ तो 1 2 3 4 S यहां होगा। ऐसे P अगर यहां हुआ तो 1 2 3 4 S यहां होगा, ठीक है। P अगर यहां हुआ तो 1 2 3 4 S यहां होगा। P अगर यहां हुआ तो 1 2 3 4 S यहां होगा। ये वो पोजीशंस हैं, यानी कि 7 पोजीशंस, राइट, जिसमें कि P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर्स हैं, ठीक है।
पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर्स हैं, ये 7 पोजीशंस हैं। इन्हीं 7 पोजीशंस को आप उल्टा करके भी देख सकते हो तो 14 पोजीशंस बन जाएंगी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पी यहाँ हो और 1 2 3 4 एस यहाँ हो, तो उल्टा करके देखेंगे तो 7 पोजीशंस हमें ऐसे मिलेंगी। तो 7 + 7 14 पोजीशंस तो हमें ये मिल गई, ठीक है। ये 14 पोजीशंस वो हैं जहां पे देयर आर 14 पोजीशंस जहां पे पी एंड एस के बीच में 4 लेटर्स हैं, है ना, बीच में 4 लेटर्स होंगे। ये 14 सच केसेस पॉसिबल है। नाउ अब हमें टोटल परम्यूटेशंस कैलकुलेट करने हैं। तो सर देखिए, जब हमें पी और एस के बीच में 4 लेटर्स चाहिए तो सबसे पहले हम पी और एस को फिक्स करेंगे, जो कि 14 पोजीशन में फिल हो सकता है। सो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कैसे कैलकुलेट होंगे सर? सबसे पहले ये 14 तरीके से जो पोजीशंस फिल हो सकती हैं, पहले ये पोजीशन फिल होंगी। जैसे ये फिल हो जाएगा, मान के चलो हमने 14 में से कोई एक फिल कर दी, ये वाली, और पी को हम एक तरीके से फिल कर सकते हैं और एस को लेट से हमने एक तरीके से फिल किया। अब ये जो बचा हुआ 10 प्लेसेस हैं, राइट है क्या, उनमें से 2 टी होने की वजह से, है ना, 2 एक जैसे होने की वजह से हम लिख सकते हैं कि 10 पोजीशंस फिल होनी थी, है ना, 10 पोजीशंस थे, 10 ही लेटर्स थे, तो 10 लेटर्स सारे के सारे इस्तेमाल होंगे, लेकिन कोई 2 एक जैसे थे, तो फैक्टोरियल 10/2, तो 14 × फैक्टोरियल 10/2। फिर से बता रहा हूं, 14 पोजीशंस तो पी और एस के बीच में 4 लेटर्स की हैं, फिर रिमेनिंग 10 प्लेसेस में हम लोग 10 लेटर्स को फिल करेंगे, लेकिन 10 लेटर्स यूजिंग ऑल एट ए टाइम, लेकिन उनमें से 2 आर अलाइक, तो फैक्टोरियल 10/2। सो दिस वे यू विल गेट योर आंसर। क्लियर है क्या सर? वंडरफुल सवाल फ्रॉम द परम्यूटेशंस, ठीक है। नाउ गाइज लेट मी टेल यू फ्रेंकली कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट परम्यूटेशंस हमारा चल रहा है, और अब हम लोग कॉम्बिनेशन के टूवर्ड्स प्रोसीड करेंगे। कॉम्बिनेशंस, ठीक है। कॉम्बिनेशन सर चलेगा, चलिए। सो कॉम्बिनेशंस के थोड़े बेसिक से जो थ्योरम्स हैं उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशंस की जो बेसिक सी थ्योरम्स हैं उनको पढ़ लेते हैं सर। सबसे पहले सर बात करते हैं कॉम्बिनेशंस में, अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से r ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने हैं, सो टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट r ऑब्जेक्ट्स from n different object is given by total number of ways to select r objects from n different objects is NCR। और NCR को जब हम expand करते हैं, देखिए total number of ways to select r objects from n different objects, n चीज़ों से r चीज़ें select करने के जो तरीके हैं वो NCR होते हैं। n चीज़ों से r चीज़ें सेलेक्ट करने के जो तरीके होते हैं वो NCR होते हैं, और NCR को जब हम एक्सपेंड करते हैं, सो इट इज़ फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। वेयर जब हम लोगों ने NPR पढ़ा था तो उसमें सिर्फ इतना था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। यहाँ पे क्या है भैया, इट इज़ NCR में फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सो एक तो इसको नोट कर लीजिए सर, ठीक है। कॉम्बिनेशंस की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण छोटी छोटी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा फिर। नोट हो गया सर, NCR इज इक्वल टू, है ना, n चीज़ों में से r चीज़ों को सिलेक्ट करने के NCR वेज होते हैं, और NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r, ठीक है। अब सम पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या है कि एक तो NC 0 की वैल्यू 1 है, यानी कि n चीज़ों में से 0 चीज़ें सिलेक्ट करने के तरीके एक, n चीज़ों से n ही चीज़ें सिलेक्ट करनी है उसका भी एक ही तरीका होगा, यानी कि जब हम n चीज़ें होती हैं और सारी की सारी सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक ही तरीका होगा, ठीक है। ओके, फिर NC n-r और NCR ये इक्वल होते हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको इसको दिखाऊं थोड़ा मैग्नीफाई करके, तो 10 में से 6 चीज़ों को सिलेक्ट करने का भी वही तरीका होगा जो तरीका हम लोग कह सकते हैं कि 10 चीज़ों में से 4 चीज़ों को सिलेक्ट करने का तरीका होगा, ठीक है ना, ठीक है।
तो ये उसने कहा है कि भैया 10c6 इक्वल टू 10c4। क्यों? क्योंकि ये 6 और 4 बेसिकली क्या है, 6 + 4 10 हो जाएगा। तो एक तरीके से अगर ये r हुआ तो ये n-r है, अगर ये r हुआ तो ये n-r होगा। सो NCR इज इक्वल टू NCn-r। तो यहाँ पे उन्होंने बोला भी है कि इफ NCA इक्वल टू NCB, तो A + B का जो सम है वो n के इक्वल आएगा। ठीक है, राइट है क्या? एक और भी थ्योरम होती है, ठीक है, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, सच प्रूफ वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थ्योरम एज अ थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है, विच इज NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू n+1CR। यानी कि n चीज़ों में से r चीज़ें सेलेक्ट करने का तरीका प्लस n चीज़ों में से r-1 चीज़ें सेलेक्ट करने का तरीका इज इक्वल टू n+1 चीज़ों में से r चीज़ें सेलेक्ट करने का तरीका, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, अब हम लोग कॉम्बिनेशंस के ऊपर सीधा का सीधा सवाल करेंगे भी, है ना, और इन थ्योरम्स को अप्लाई करेंगे। चलिए तो सीधा चलते हैं सर 6.4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। ठीक है, सो पहला ही सवाल उसने कहा डिटरमाइन n इफ 2nc3 रेशो NC3 इक्वल टू 12:1। तो यहाँ पे तो सिंपल हम लोग जो है, जो हमें दिया हुआ है ना, ये तो सिंपल, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये तो कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है, ठीक है ना, लेकिन कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी सर। तो सर वो कह रहे हैं कि इसमें n का वैल्यू निकालिए। तो 2nc3 कितना होगा, फैक्टोरियल 2n, ठीक है भाई, देखो ना NCR कितना होता है, इट इज़ फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। ठीक है, सो 2nc3 कितना होगा, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2n-3। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n-3, विच इज इक्वल टू 12/1। और यहाँ से गाइज हमें बेसिकली क्या करना है, n का वैल्यू निकालना है। तो बड़े प्यार से निकाल सकते हैं गाइज, ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, देखिए पहले तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, जब मैं 2n बाहर लूंगा तो मुझे फैक्टोरियल में 2n-1 बचेगा। ठीक है, जब मैं 2n-1 भी बाहर ले लूंगा तो मुझे फैक्टोरियल 2n-2 बचेंगे, यानी कि एक कम हो जाता है। देखिए भाई बहुत ध्यान से देखिएगा, फैक्टोरियल में हमारे पास एक कंडीशन ही होती है ना कि अगर मैं एक एलिमेंट बाहर ले रहा हूं फैक्टोरियल से तो अंदर एक कम बचता है, एक कम बचता है। तो अगर मैंने 2n बाहर लिया तो उससे एक कम 2n-1 बचा, 2n-1 भी बाहर ले लिया तो 2n-2, लेकिन एग्जैक्टली नीचे 2n-3 है, तो 2n-2 भी अगर मैंने बाहर ले लिया तो मेरे पास फैक्टोरियल 2n-3 बचेगा, जो कि नीचे बचे हुए फैक्टोरियल 2n-3 से मैं काट सकता हूं बाद में। सिमिलरली अगर मैं n बाहर लेता हूं तो मुझे फैक्टोरियल n-1 बचता है, वो भी बाहर ले लेता हूं तो फैक्टोरियल n-2 बचता है, वो भी बाहर ले लेता हूं तो मुझे अंततः फैक्टोरियल n-3 बचता है। अब ये फैक्टोरियल के चुंगल से मैं बच गया भैया, ठीक है, फैक्टोरियल के चुंगल से मैं बच गया हूं, ठीक है ना, फैक्टोरियल n-3 से ये कट गया, ये से ये कट गया। अब ये सीधा सीधा एक तरीके से एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस के तौर पे, ठीक है, कन्वर्ट हो रहा है। इधर ये n से ये n भी काट दे रहे हैं, तो टेक्निकली अब मेरे पास जो बचा है उसको देख लूं क्या मैं, मेरे पास क्या बचा है सर, मेरे पास बचा है 2 इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 अपॉन इट इज n-1 इंटू n-2 और ये 12/1 है, सो 2 6 जा 12। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो 2n इंटू 2n इट इज 4n², 2n-2 माइनस का 4n और -1 इंटू 2n इज माइनस का 2n और -1 इंटू -2 इट्स +2 और यहाँ पे देखेंगे 6 इंटू n इंटू n n², -2 माइनस n माइनस का 3n और -1 इंटू -2 प्लस का 2। ठीक है, सो मैं अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करूंगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 4n² माइनस 6n प्लस 2 बराबर 6n² माइनस 18n प्लस 12। तो 6n में से 4n² गया तो यानी कि 2n² और माइनस 6n उधर गया तो माइनस 18n प्लस 6n तो माइनस का 12n, ठीक है,
और प्लस का 2 उधर जाएगा तो 12 में से 2 गया 10। सो 2 कॉमन लिया तो हमने n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 और यहाँ पे n माइनस 5 इंटू n माइनस 1 एंड n की वैल्यू 1 और 5 आ गई। अब देखिए 1 हम सिलेक्ट नहीं ले सकते है ना, 5 ही लेंगे। क्यों? क्योंकि आप 1 चीज़ों में से 3 चीज़ें सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो n इज इक्वल टू 5 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो ये एक सवाल है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, सिंपल कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम पे बेस्ड, मतलब कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले पे बेस्ड। ठीक है। इसमें भाई मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से प्यार से हमने किया है, अगर आपने इसके अंदर थोड़ी भी बदतमीजी करी तो आपका इतने प्यार से आंसर नहीं आएगा। राइट है क्या? ये हमने आपको बताया कि कब कैसे खोलना है, किसको काटना है। ठीक है। जब तक फैक्टोरियल के बंधन से नहीं निकलोगे तब तक n का वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। समझ में आ रही है ना हमारी बात? चलिए तो फटाफट से नोट करिएगा सर। ठीक है। चले क्या सर, आगे चले क्या? क्या हो गया है गाय मैया? बच्चे सोच रहे होंगे सर तबेले से क्लास लेते हो क्या आप? अरे यार तबेले से नहीं यार, अब हमारे घर के सामने जो फैमिली है उनकी रोज़ी रोटी ही गाय माता से है। तो अब ये शाम का समय है तो गाय दूध देती है, तो गाय बड़ी इमोशनल होती है, बहुत इमोशनल। तो इस टाइम पे ना जब वो दूध निकलता है तो गाय मैया को ऐसा लगता है कि यार ये सब लोग ले लेंगे मेरा दूध, तो मैं अपने बच्चे को बुला लूँ, बछड़े को, ये कम से कम उसे मिल जाए। और मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी सारे, जैसे मैं उनसे बात करता रहता हूँ तो काफ़ी सारे सिनेरियो में उन्होंने बताया कि पहले उनका जो गाय का बछड़ा है पहले वो दूध पीता है तो ही गाय एक तरीके से दूध को देने में कंफर्टेबल महसूस करती है और देती है। फिर अदरवाइज़ वो परेशान करती है, कभी जो दूध निकालने वाले उसको लात वात मार देंगी या फिर ऐसा कुछ। और मैं सही बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि आप ना गाय को ना बहुत ही प्यार से देखना। ठीक है। तो गाय हो यार, मतलब मैं तो सही बता रहा हूँ कि एक्सेप्ट कुछ डॉग्स जो भाई जिनकी ब्रीड ही खतरनाक सी है। ठीक है। अदरवाइज़ आप किसी भी एनिमल को देखोगे ना तो एक इनोसेंस होती है उनके अंदर। मतलब मैं कई बार, मैं पहले कुत्तों से बहुत डरता था, लेकिन अब मैं जब कुत्तों को देखता हूँ ना, मैंने कहा कि यार ये कितने इनोसेंट हैं यार, बहुत ही इनोसेंट होते हैं एनिमल्स यार, है ना। सो उनको प्यार किया करो आप लोग, है ना। बहुत ज़्यादा पास जाके नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हम उन्हें कुछ टॉर्चर कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, तो वो हम पे अटैक भी कर सकते हैं। बट थोड़ा दूर से उनको प्यार करने की कोशिश किया करो। चलिए सो गाइस आगे चलते हैं। ये सवाल है भैया, कह रहे इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो कह रहा है कितने तरीके से टीम बना सकते हैं हम 3 लड़कों की और 3 लड़कियों की, 5 लड़कों से और 4 लड़कियों से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, अब देखिए आप समझिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, कितना आसान है ये सवाल। टोटल कितने बॉयज हैं? राइट, 5 बॉयज हैं। तो मुझे 5 में से कितने लड़के सिलेक्ट करने हैं टीम के लिए? 3, तो 5 से 3। एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, एंड मुझे लड़कियां भी सिलेक्ट करनी है। तो टोटल गर्ल्स कितनी हैं सर? टोटल गर्ल्स कितनी हैं सर? 4 हैं। और 4 में से मुझे कितनी सेलेक्ट करनी है? 3, तो 4C3। अब क्योंकि ये एक लाइन का आंसर आ गया, छोड़ने को हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, बट बेटर है कि हम थोड़ा सा एक लाइन और सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ऐसे फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल 1। तो फैक्टोरियल 5 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख दूँ क्या? अपॉन ये फैक्टोरियल 3 इंटू 5 में से 3 गया फैक्टोरियल 2, और ये 4 मैंने बाहर लिया अगर, तो बचा फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, क्योंकि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है। तो इससे ये खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया, और 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10, चौक 40। तो यानी कि 40 तरीके से भाई साहब मैं 3 लड़कों को और 3 लड़कियों की टीम सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है।
सो 40 वेजेस आर देयर, है ना, वेजेस नहीं वेज ओनली, ठीक है, वेज ऑलरेडी प्लूरल है, राइट है क्या सर? जल्दी से बताइएगा प्लीज। कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आसान लग रहे हैं आपको? वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया, राइट। आगे बढ़ें कॉम्बिनेशन के थोड़े और अच्छे सवाल लेके। ओके, सो दिस क्वेश्चन बच्चों, है ना, बहुत ध्यान से देखेंगे। कह रहा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color। So देखो ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन जैसे ही है कि 9 बॉल्स टोटल मुझे सेलेक्ट करनी है और 3 ऑफ ईच कलर, 3 ऑफ ईच कलर। तो देखो 6 टोटल रेड बॉल्स हैं, तो मैं 6 में से 3 रेड बॉल सेलेक्ट कर दूंगा, एंड 5 वाइट बॉल्स हैं, राइट, उसमें से मैं 3 वाइट बॉल सेलेक्ट कर दूंगा, एंड 5 ब्लू बॉल्स हैं, उससे मैं 3 ब्लू बॉल सेलेक्ट कर लूंगा, राइट है क्या? सो टोटल मेरी 9 बॉल्स भी सिलेक्ट हो गई और 3 हर कलर से हो गई, और मैंने क्या करा, ठीक है, रेड बॉल सेलेक्ट कर ली, एंड हुआ, तो इसका मतलब मुझे मल्टीप्लाई लगाना पड़ा, ठीक है ना, एंड मैंने फिर व्हाइट बॉल सेलेक्ट करी, एंड अब मैं ब्लू बॉल सेलेक्ट कर रहा हूं। इसको एक्सपैंड करके आप वॉट एवर आंसर विल कम आउट लिख सकते हैं, ठीक है भैया। तो ये तो क्वाइट सिमिलर एंड इजी क्वेश्चन ही था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। अब देखिए यहां पे एक सवाल है, क्या कह रहा है वो? कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 17 प्लेयर्स, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11, यानी कि 11 लोगों की टीम सेलेक्ट करनी है, फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers। so देखो सर, टोटल 17 खिलाड़ी हैं जिसमें से कि हम चूज कर रहे हैं, और 17 में से वो कह रहा है कि फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल, इन 17 में से ओनली 5 कैन बॉल, यानी कि 5, ठीक है ना, बॉल कर सकते हैं, यानी कि बॉलर्स बन सकते हैं, ठीक है। कह रहा इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, अब देखो टोटल जो सिलेक्शन है वो तो टू बी सिलेक्टेड, तो 11 लोग हैं, टू बी सिलेक्टेड कितने हैं भैया? 11 लोग हैं, ठीक है ना, 11, और जिसमें कि उसने कहा कि एग्जैक्टली 4 बॉलर्स होने ही होने चाहिए, है ना। क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड 4 बॉलर्स, तो है ना, 4 बॉलर्स आर मस्ट, 4 बॉलर्स आर मस्ट। तो देखो हम लोग कितने वेज में क्रिकेट टीम सेलेक्ट कर सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट क्रिकेट टीम, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट क्रिकेट टीम, ठीक है। कैसे सर? इट विल बी, अब देखो बहुत ध्यान समझिएगा, 5 अगर लोग बॉल कर सकते हैं तो इसका मतलब मुझे जो बैट्समैन सेलेक्ट करने हैं वो 12 में से करने हैं, 17 - 5, है ना। जो मेरे बैट्समैन है वो यहां से आएंगे। अच्छा, 4 बॉलर्स मेरे कहां से आएंगे? इन 5 लोगों से। तो 5 बॉलर्स में से मैंने 4 बॉलर सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब 11 में से मुझे कितने लोग चाहिए? 7 लोग चाहिए, 11 में से 4 गए 7। तो ये जो 7 बैट्समैन हैं वो मेरे को इन 12 बैट्समैन से मिलेंगे ना। सो 12 बैट्समैन में से 7 बैट्समैन सेलेक्ट करें, एंड 5 बॉलर से 4 बॉलर सेलेक्ट करें। फिर से देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। देखिए सर, टोटल 17 लोग थे जिसमें से कि भाई साहब सिर्फ 5 लोग बॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 5 लोग बॉल कर सकते हैं। अब मुझे क्रिकेट टीम में टोटल 11 लोग सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, और जिसमें कि मैं कह रहा हूं कि 4 बॉलर्स होने तो मैंडेटरी हैं, 4 बॉलर्स आर मस्ट है, मतलब 4 बॉलर्स तो होने ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा भैया कि 11 में से अगर 4 बॉलर हो जाएंगे तो 11 - 4 यानी कि 7 बैट्समैन चाहिए, 7 बैट्समैन चाहिए, ठीक है। अच्छा, 17 में से अगर 5 लोग बॉल कर सकते हैं तो यानी कि 12 लोग जो हैं वो बैट्समैन हैं, तो यानी कि 12 बैट्समैन में से मैं 7 बैट्समैन चूज करूंगा, एंड
5 बॉलर में से 4 बॉलर चूज करूंगा एंड जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा, ठीक है, तो मैं इसका आंसर लिख सकता हूँ विच इज़ वे मोर इजी। हम लोग फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 7 और 12 में से 7 गया 5 है ना, इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 5 में से 4 गया फैक्टोरियल 1, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस आंसर। राइट है क्या बच्चों? क्लियर है क्या? ब्यूटीफुल सवाला, बेहतरीन, मस्त मस्त मस्त, ठीक है। चले क्या सर नेक्स्ट सवाल पे चलें क्या? आ रहा है आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेहतरीन तरीके से समझ में सर, ठीक है। इट इज अ ब्यूटीफुल सवाल बच्चों, है ना, बहुत ही बढ़िया सवाल है गाइस। कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज। भाई एक स्टूडेंट को 5 कोर्स का प्रोग्राम चूज करना है, ठीक है, 5 कोर्सेस, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेस इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल। तो 5 कोर्सेज का प्रोग्राम चूज करना है, अगर टोटल कितने अवेलेबल हैं? टोटल 9 कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, राइट, टोटल 9 कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। अब इसमें 9 कोर्सेज में जो 2 कोर्स है वो तो भैया कंपल्सरी फॉर ऑल है, मतलब वो तो सबको ही लेने ही पड़ेंगे, कंपल्सरी फॉर ऑल है। तो इसका मतलब अब ये भाई या बहन जिसको 5 कोर्सेज चूज करने थे, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज, सो 5 कोर्सेज में से अब इसके पास चॉइस 5 की नहीं बची है, क्योंकि ये 2 कोर्स तो कंपलसरी हैं, ये तो लेने ही पड़ेंगे। सो 2 कोर्सेज कंपलसरी हैं, है ना, 2 तो कोर्स कंपलसरी हैं, राइट। तो अब इसके पास क्या है? अब इसके पास चॉइस नहीं है 5 को चूज करने की, है ना। अब ये ओनली 3 इट कैन चूज, है ना, ये बच्चा सिर्फ 3 चूज कर सकता है, 3 ओनली 3 कैन बी चोजन, क्योंकि ये जो 2 कंपलसरी कोर्स हैं वो तो सरकार ने सबके, मतलब स्कूल ने या कॉलेज ने सब बच्चों के कोर्सेज में ऐड कर ही दिए हैं ना, क्योंकि ये तो कंपलसरी कोर्सेज हैं। सो अब ये 9 में से 2 गया, 7 कोर्सेज जो बचे हैं, 7 रिमेनिंग कोर्सेज बचे हैं, ठीक है ना भाई। ये जो कंपलसरी वाले हैं इनको अगर हटा दें तो 7 अब हमारे पास टोटल ऑप्शंस बचे हैं और इन 7 ऑप्शंस में से मुझे 3 कोर्स चूज करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू चूज 5 कोर्सेज या टोटल नंबर ऑफ वेज टू चूज कोर्सेज विल बी व्हाट वी कैन से कि भैया इट इज 7 में से 3 चूज कर रहे हैं एंड इन 2 में से 2 चूज करने का तो एक ही तरीका होगा, ठीक है ना। सो 2C2 की भाई हमने आपको बताया था ना कि NCN का वैल्यू तो 1 ही होता है, सो 2C2 का वैल्यू तो 1 ही हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 और 7 में से 3 गया 4 एंड 2C2 का मतलब 1 वैल्यू, ठीक है। सो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली, है ना, क्योंकि छोटी क्वांटिटी है। 7 × 6 × 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 है और फैक्टोरियल 3 के वैल्यू अगर मैं खोल दूं तो 3 दूनी 6 इंटू फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 से 4 गया, 6 से 6 गया, तो 7 × 5 = 35। तो बंदी या बंदा 35 डिफरेंट तरीके से कोर्सेज को चूज कर सकता है, ठीक है सर। ऐसा ऑप्शन CBSE भी देती है, लेकिन अगर बंदे 35 तरीके से कोर्सेज चूज करने लगे ना तो स्कूल वाले पागल हो जाएंगे। तो बच्चे स्कूल वाले क्या करते हैं, भाई आपके पास या तो PCM का ऑप्शन है या PCB का ऑप्शन है या फिर कॉमर्स का ऑप्शन है। कॉमर्स विद मैथ्स लेनी है या कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेनी है, तो स्कूल वाले 5-6 ऑप्शंस खोल के रखते हैं। अदरवाइज अगर CBSE की बात करें तो CBSE तो आपको भाई हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस देती है कि आप अपनी 11th-12th में टोटल 100 डिफरेंट तरीके से सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन ले सकते हो, राइट है क्या? राइट है। सो टोटल 35 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमने कॉम्बिनेशन भी खत्म कर लिया है सर, ठीक है। तो सर इसी के साथ ये जो हमारा इंटायर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है ये हमने एग्जॉस्टिवली सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्विकली रिवाइज करे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो भी हमने कवर अप कर लिए हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में और इस पर्टिकुलर चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में मैं मिसलेनियस साइड में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ये 2 चैप्टर्स बच्चों को वैसे ही टफ लगते हैं।
और इनका एक बेसिक नॉलेज भी आपको काफ़ी हेल्प करता है। तो जितना मैंने पढ़ाया है ये आपको 11th में एज वेल एज 12th में, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी किसी भी क्वेश्चन को पिक करने में, इवन मिसलेनियस क्वेश्चंस को भी समझने में या सॉल्व करने में, ये इतनी नॉलेज आपको इनफ रहेगी। ठीक है, उसके नोट्स आपको हमारे विद्यावाइज ऐप टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम, विच इज़ वेरी वेरी गुड चैप्टर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।